हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम दो फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट स्लाइड में लिविंग वर्ल्ड के। दे आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो इन दिस स्लाइड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अदर फीचर्स। हम लोग दूसरे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिससे कि इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। सो नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू ग्रो। सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, किस लिए? डिफरेंट प्रोसेसेस करने के लिए, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, और चाहे वो बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करना हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना हो। दैट इज फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसके लिए क्या है, क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से ही एनर्जी मिलती है। सो मेटाबॉलिज्म है क्या? इट इज द सेट ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल प्रोसेस और रिएक्शंस that enables organism transform the chemical energy stored in the molecules into energy that can be used for various cellular processes. Means metabolism means हम कुछ भी खाना खाते हैं, whatever we eat food, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, और ये जो है जब ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, तो ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेल का। सेल के अंदर जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इनको। सेल के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी। स्टोरेज जितनी भी एनर्जी होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जो है किस फॉर्म में स्टोर रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। सो ये जो एटीपी है, ये एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मींस जितनी भी केमिकल एनर्जी है ये स्टोर रहती है, और ये डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस में यूज होती है। सेलुलर प्रोसेस में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर होते हैं, तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेंटेन रहती है, तभी वो दैट इज नोन एज लाइफ सस्टेनिंग, तभी उनकी लाइफ होती है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग features. Okay, so metabolism के लिए I have already told you the digestive system and this respiratory system are the major parts which are playing the roles. Suppose we eat food, और food हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो digest होता है, and in this whole process digestive system plays a role. And next is this is respiratory system. और जो फूड जो है हम ऑक्सीजन से, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं and they combine with the food, okay, so energy is released, which I have already told you, and this is used in this way the metabolism takes place. Animals consume food to obtain energy. किस लिए चाहिए उनको? एनर्जी के लिए। ओके, और इसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, तो इससे क्या होता है? ये जितना भी हम खाना खाते हैं वो किससे जो है ये ब्रेक डाउन कैसे होता है और एनर्जी कैसे मिलती है? सो कार्बोहाइड्रेट, हम लोग ने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, लिपिड्स लिया, प्रोटीन्स लिया, वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक होता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही किसी भी इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है तभी एब्जॉर्ब करेगा जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, सपोज हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, एग्जांपल पोटैटो। सो पोटैटो जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें लास्ट में कन्वर्ट होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट? द ग्लूकोज। अगेन इन द सेम वे अगर हम बात करें शुगर की, सो शुगर विल also the simplest form of sugar is glucose. Okay, in the same way lipids हैं, fats हैं, fats dissolve होंगे fatty acids में, fatty acids of glycerol. Next is protein, ये प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो ये अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट होंगे, तब ये हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होंगे। न्यूक्लिक एसिड है, ओके,
Okay, so in the same way, they break into the simpler form, then only it can be utilized by the body and तभी energy मिलेगी. So in the same way plants convert. अभी plant product हमको कैसे मिलता है? Plant जो है वो process करते हैं photosynthesis का, as you all know. Photosynthesis कौन सा process है? इसमें हमें जो है जो plants होते हैं वो sunlight लेते हैं और sunlight जो है that is light combines with the light and what is the major ingredient? What is the major component of this? That is chlorophyll. होता है green pigment होता है जो leaves के अंदर present होता है, that is known as chlorophyll and it imparts green color to the leaves. So ये जो है light combine होती है chlorophyll के साथ और combine होती है in the presence of light and chlorophyll. Plants से हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन होता है? वाटर से कंबाइन होता है. और वाटर कहाँ कैसे आता है? प्लांट्स के रूट्स के थ्रू. ओके, और ये लाइट और क्लोरोफिल ये इसको प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, मींस प्रोसेस को एनहांस करते हैं. ओके, सो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होगा और ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा. दैट इज C6H12O6 and this glucose is eaten by this glucose is present in the food stored in the plant. Okay, so it can be in different forms. Okay, so if glucose is present, it can be in complex form, that is in the form of starch, in the form of carbohydrate. Okay, इसी तरह प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं, इसी तरह जितने भी हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स that are stored in the plants. But how they prepare it? By the process of photosynthesis. जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है वो क्या है? Plants convert light energy from the sun into chemical energy stored in the carbohydrates during the process of photosynthesis. Now next is the living cells of every organism constantly use energy derived by breakdown of food in order to survive and grow. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस फूड को कंज्यूम करते हैं और फूड ब्रेकडाउन होकर से सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो ब्लड से कंबाइन होता है और फिर वो एनर्जी यूज होती है जिससे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, thus making it essential for the living organisms without exception. Here you can see the figure. Next है for metabolic reaction what is required? Cell body. So next is cellular organization. तो सबसे major है वो है cellular organism. So for metabolic reaction a cell body is required. अभी ये जो है सारे reaction सारे process में जैसे अभी हम लोग बट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म होगा कहाँ? इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, whether it is fat or it is animal. तो उसके लिए है सेल्स. अभी सेल्स अगर ऑर्गेनाइज होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे. तो जितना भी ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सेल्स का, और जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे ऑर्गेनिजम्स उनका जो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, सो उनमें जो प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लेक्स होगी. सो सेल बॉडी वेयर इन दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस मेक्स इट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो सेल बॉडी ये जो है ये सेल्स जो है डिफरेंट शेप्स के होते हैं और ये सब कंबाइन होकर के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं. जैसे जिस भी सेल का जो भी ऑर्गन का रिक्वायरमेंट होता है वैसे ये कंबाइन होते हैं. ओके, आई विल टेल यू इन द लेटर स्लाइड. ऑल द लाइफ फॉर्म्स हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एज स्टेटेड इन द सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल्स के बने होते हैं. सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. Here you can see the animal cell and plant cell. Okay, ये animal cell है, plant cell है. Okay, and they all combine in the different ways to form the organs in the plants and animals. Here you can see cellular organization में आप देखिए अगर हमको कोई घर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है? ब्रिक चाहिए रहता है और ब्रिक्स को अगर उसको जोड़ देंगे, if we join them then it will form a wall
Okay, so what is the basic requirement over here to form the small bricks? Okay, bricks required है, और ये bricks जब combine करेंगे, जब इनको आपस में join करेंगे, तो ये wall बनाएंगे, और ये wall जो है जब आपस में combine होंगी, then it will form a room, और जब बहुत सारे rooms combine होंगे, so it will form a house. In the same way, ऐसे ही हमारी body organize होती है. So basic क्या है? What is the basic fundamental unit of our life? That is cell. हमारी fundamental unit क्या है? Cells की या living organisms की fundamental unit क्या है? Cell है. जब cell होगा तभी body बनेगी, whether it is unicellular or whether it is multicellular. Okay? So cells है, ये cells combine होकर के क्या बनाएंगे? Organs बनाएंगे. Organs, अगर हम एक organ system का example ले लें, suppose respiration. Respiration means हम सांस कैसे लेते हैं? With the help of nostrils, then nose, then windpipe, okay, then trachea, then bronchioles, and then alveoli, okay, and then it goes to the lungs. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, okay, so पूरी एयर इसके थ्रू होते हुए जाते हैं. So ये क्या बना रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है. So in the same way, ये जब ये सारे रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स कंबाइन हो गए, तो इसने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया, और सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ओके, सो दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अभी सेल्स जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप का फंक्शन करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, सो इन दिस वे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द basic feature, is also the basic feature of the living organism. So here we have taken the example of a brick. कैसे एक brick को हम लोग combine करते हैं तो wall, room और फिर एक house बनता है. In the same way, how organisms are formed. Organisms कैसे बनते हैं? Cell को combine किया तो organ बना, organ से organ system बना, और organ system से क्या बना? Organism बना. Next is all living organisms respond to stimuli. जितने भी living organism हैं, ये stimulus को respond करते हैं. जैसे organism detect and respond to the stimuli from their environment. A stimulus is a signal in which an organism respond. Example, अगर बहुत ज़्यादा धूप निकलेगी तो animals को धूप लगेगी, so they have hairs on their body, जिससे वो अपने आप को protect करते हैं. अगर human beings होंगे तो वो अपने घरों के अंदर चले जाएंगे, means they are responding. अगर ठंड लगेगी तो they will wear the woolen clothes wear कर देंगे, और इसी तरह plants और animals को ले लो तो वो भी अपने अपने तरीके से खुद को protect करते हैं. Okay, so that is responding to the stimulus. यहाँ पे कुछ example है. और animals जैसे कैसे respond करते हैं? बाहर का जो environment है, जैसे light हो गई, जैसे light हो गया, sound हो गया, odor हो गया, heat हो गया, इसको ये respond करते हैं. रिस्पॉन्ड करते हैं मीन्स जैसे एनिमल्स के ऊपर अगर वो कोई साउंड हियर करेंगे, सो दे विल रन आउट. सो उन्होंने किसी आवाज को सुना और वो वहां से चले. व्हाट विल हैपन? व्हाट हैड हैपेंड? दे हैव रिस्पॉन्डेड. उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया. सो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स कोई भी एक्शन होना, और एक्शन के बदले कोई भी रिस्पॉन्स होना, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्ड करना, दैट इज नोन एज respond to stimuli. Now humans perceive the world with many senses. अब इसी तरह human beings के अंदर है, जैसे sight हो गया, smell हो गया, touch हो गया, taste है, hearing. ये plants आप यहाँ पे ट्री देख रहे हैं, ये जो है light है, और इनको external environment means water मिल रहा है. उसको अभी roots जो है roots जो है कुछ एक को छोड़ करके, कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ करके रूट्स जो है ग्राउंड में जाते हैं. ग्राउंड में जाते हैं मीन्स दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और जो ट्रीज का शूट सिस्टम होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ascending order में जाएगा. ओके, नाउ व्हाई इट्स गोइंग अप इन द एनवायरनमेंट, ओपन एनवायरनमेंट, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सन, टू द लाइट. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लाइट है, सन, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो इसी तरह वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं ना. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हो गए, आईज हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, सो वी रिस्पॉन्ड. हमने आईज हो गए, आईज से अगर हमें कुछ देखा तो उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. ईयर्स से सुनेंगे, साउंड को रिस्पॉन्ड करेंगे.
नोज से टच को रिस्पॉन्ड करेंगे, टंग से टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी चीज हमने खाई तो उसका टेस्ट कैसा है। ओके, इन द सेम वे व्हेन वी टच एनीथिंग, सो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर टचिंग। सो हियर these are the organs which are responding। ये ह्यूमन बीइंग्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो जिसके अगेंस्ट जो ये रिस्पॉन्स को ये इनको पता चलता है। ओके, सो दे आर द परसीविंग ऑर्गन्स। ओके, एंड देन वी रिस्पॉन्ड। Next is all organism responds to stimuli. Okay, same. Okay, so other organisms have different sense organs. जैसे birds हो गई, birds के अंदर why they can navigate, कहीं भी चले जाते हैं, they migrate from one place to another because they have the power to detect the magnetic field। Earth के अंदर magnetic field होती है, आपको पता होगा कि Earth जो है वो उसके अंदर magnetic field है और वो नेविगेट कर सकती है, उनको वो सेंस होता है जिससे वो नेविगेट कर सकती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। इन द सेम वे मैक्सिकन बुलडॉग यूजेस हाई पिच साउंड दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर। जैसे अभी जो ह्यूमन बीइंग की हियरिंग कैपेसिटी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मीन 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकते ह्यूमन बीइंग्स और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकते हैं। अगर कोई भी साउंड 20 हर्ट्ज के नीचे होगा तो वी कांट हियर इट, कोई भी साउंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होगा तो वी कांट हियर इट। तो जो मैक्सिकन बुलडॉग बैट होते हैं इनका जो पिच होता है हाई पिच मीन्स इतना पिच हाई होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है तो वी कांट हियर इट, ह्यूमन बीइंग्स कांट हियर इट। ओके, सो दे रिस्पॉन्ड इन सच अ वे। All living organisms respond to plants like, इसी तरह plants हो गया, जैसे touch me not plant हो गया, अगर हम लोग इनको टच करते हैं so the leaves closes। Why? Because इनके जो ये जो branches होते हैं, twigs होते हैं, इनके अंदर जो है केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन केमिकल्स जब कोई इसको टच करता है तो ये केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सारे लीव्स में फैल जाते हैं एंड द लीव्स क्लोज, ये बंद हो जाती है। ऐसे ही इस प्लांट का नाम क्या है, मिमोसा प्यूडिका, और इसका जो कॉमन नेम है वो है टच मी नॉट प्लांट। ओके, इट लीव्स क्लोजेस और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट में जो है ब्लूम करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं। And these are the examples of the response to stimulus characteristic of the important characteristic stimulus characteristics of the। So ये अभी कुछ प्लांट जो है वो so these are the examples। So ये कुछ examples हैं प्लांट के जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नाइट में रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ डे में रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सम ऑफ द प्लांट्स सच एज 4 o'clock प्लांट, 7 o'clock प्लांट, ये सब ब्लॉसम करते हैं, इनके फ्लावर्स जो है वो 7 o'clock पे मॉर्निंग में जो है ब्लॉसम करेंगे, ब्लूम करेंगे, और 4 o'clock प्लांट है तो 4 o'clock पे ब्लूम करेगा। इस तरह ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन मीन्स समय के साथ चेंजेस होना और ग्रोथ होना, दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। ओके, अभी बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, और मींस जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है और इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन ये जो है वेरी करता है। मींस अगर एक ही जनरेशन में अगर 2 भाई बहन होंगे तो उनके फीचर्स जो है टोटली मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है जब इनका क्रोमोसोम्स का, सो क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर से आते हैं। सो ये वेरिएशंस जो है कुछ डिग्रीज तक ये चेंजेस रहते हैं और ये कैरी होता है जनरेशन टू जनरेशन, और उसके साथ ही इवोल्यूशन होता है। सपोज
आपने पढ़ा होगा, सपोज लाइफ स्टार्ट हुई कोई भी ऑर्गेनिज्म की वाटर के अंदर, और जब कोई ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर कोप नहीं कर पाया तो दे हैड ट्राइड टू लिव ऑन लैंड, उन्होंने लैंड में रहने की कोशिश की, टेरेस्ट्रियल लैंड। ओके, तो उन्होंने वैसे फीचर्स डेवलप कर दिए कि वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, तो वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। इस तरह जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल, कुछ एनिमल्स लैंड में नहीं सर्वाइव कर पाए तो उनके विंग्स डेवलप होंगे, तो दे स्टार्ट फ्लाइंग, ओके, उड़ना शुरू कर दिया, सो दे हैव गॉट द एरियल लाइफ। इसी तरह उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ जैसे उनको रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज होम्योस्टैसिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जैसे ऑर्गन सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सबसे पहली बात होती है स्टेबिलिटी होती है। स्टेबल मीन्स उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर है तो अमीबा है, ओके, वो सूडोपोडिया जो चेंज होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे अमीबा हमने ले लिया, ओके, तो इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और इनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, दैट इज द बेसिक थिंग। ये दोनों बेसिक है, ये चेंज नहीं होगा, ओके। सो इसी तरह हो गया बैक्टीरिया का भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। इसी तरह प्लांट्स ले लीजिए आप, ह्यूमन बीइंग्स ले लीजिए आप, ओके, सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यही होम्योस्टैसिस है। तो ये होम्योस्टैसिस को जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने पॉइंट किया था, किसने ढूंढा था, वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1929। ओके, लिविंग थिंग्स एक्टिवली मेंटेन देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन होता है और कांस्टेंट रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टैसिस, इसी को होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो हम लोगों ने पढ़े, दैट इज ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, ओके, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, next is fifth is all organisms respond to the stimulus, next is evolution, and the last one is homeostasis. So yes.